बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफगानिस्तान के साथ मामलात कुछ इस कदर ख़राब हैं कि अब तक तिजारत शुरू नहीं हो सकी है। गो के मुज़ाकरात का मामला भी जारी है जो कि इस्तांबुल में जारी हैं, लेकिन सूरत हाल होगी क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ तिजारत बंद होने के बाद कोई नुकसान होगा या नहीं, आज के प्रोग्राम में इसका भी जायज़ा लेंगे। लेकिन बहुत से अहम मामलात और भी हैं। उनमें सबसे अहम यह है कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक के टैरिफ के हवाले से हुकूमत ने एक रियायत दी है। क्या ये रियायत आवाम को पास ऑन हो सकेगी या के इलेक्ट्रिक की तबाही का सबब बनेगी? के इलेक्ट्रिक को लोग बहुत आसानी के साथ बुरा भला तो कह देते हैं, लेकिन हालात का मामलात का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है कि मेरिट पर क्या बात आती है, कैसे आती है और उसका नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि सऊदी कुवैत ग्रुप ने हुकूमत पाकिस्तान को एक लीगल नोटिस दिया है और ये भी के इलेक्ट्रिक के मामलात के हवाले से है। पाकिस्तान का जवाब क्या होगा इसका भी जायज़ा लेंगे और इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना के एक बयान का जायज़ा भी लेंगे कि जिसमें उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए महफूज है। क्या उनके सरमाए की महफूज होने की बात है? अगर उनका सरमाया महफूज है तो आखिर उसके लिए इक़दाम क्या किए गए? और ये भी जायज़ा लेंगे कि हुकूमत ने ज़राअत और इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ को फिक्स करने का इंदिया दिया है, उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा क्या होगा। प्रोग्राम के पहले से मेरे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह तारिक साहब, सर्चर भी हैं और इससे पहले भी कई मरतबा हमारे प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं। ख़ास तौर पर बात करेंगे तवानाई के हवाले से। रेहान जावेद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एक ऐसे मामले की तरफ उनसे ज़रूर बात करेंगे जब वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम जो है वो अगले 3 साल तक सनतों को और ज़राअत को एक फ़िक्स रेट के ऊपर बिजली देंगे। तो क्या हम ये तवक्का कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सनतें चल पड़ेंगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? रेहान साहब बहुत शुक्रिया आपका, समीउल्लाह तारिक साहब सर बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों ने ज्वाइन किया। समी साहब फरमाइएगा ये कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक जुमला कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए महफूज बन चुका है। अभी उन्होंने ये जुमला कहा था तो हमने एक ख़बर पड़ी कुछ देर बाद कि सऊदी कुवैत ग्रुप ने लीगल नोटिस भेजा है पाकिस्तान को कि हमारी सरमायाकारी महफूज नहीं है। 2-3 अलग अलग उन्होंने इस हवाले से जो है वो गुजारिशात पेश की हैं। सर, एक जाने वज़ीर ख़जाना ये दावा करें SIFC हम बनाएं और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जन्नत करार दें चीज़ों को, दूसरी जानिब इस तरह के कानूनी लिटिगेशन के अंदर जाएं, तो आप अगर इसका मेरिट पर जायज़ा लेते हैं तो आप क्या समझते हैं कौन कसूरवार है? देखिए, मेरा ख्याल है वज़ीर ख़जाना साहब जिस चीज को मेंशन कर रहे थे वो तो ये थी कि जैसे आपने देखा होगा कि डिफॉल्ट रिस्क पाकिस्तान के नीचे आ गया है, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर है, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स के जो ड्यूज हैं वो क्लियर हो गए हैं काफी हद तक, तो उस हिसाब से तो उनकी बात ठीक है। जहां तक ये जो कि इलेक्ट्रिक वाला इशू है जिसकी वजह से जो है ये नोटिस हुआ है, जाहिर है इसको देखने की जरूरत है क्योंकि ये एक ही डिस्को जो है वो प्राइवेटाइज हुई थी 2005 से लेके 2025 तक और इसके मसले काफी जो है वो अभी तक चल रहे हैं। इसमें रिकवरी के इश्यूज हैं, सरकारी महकमों से रिकवरी के इश्यूज हैं, फिर इसके अलावा ये कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसी है, एनटीडीसी के साथ सप्लाई कैसी रही है, फिर अंडर रिकवरी को टैरिफ में बिल्ट इन करने की कैसी जरूरत है, और जो है ये जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के टारगेट कितने होने चाहिए। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि के इलेक्ट्रिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और इसकी जो फंडिंग है और इन्वेस्टमेंट है, जाहिर है वो तो एक तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने डाली हुई है और बाकी जो लिक्विडिटी की जो नीड है वो कमर्शियल बैंक्स पूरी करते हैं। इसके मुकाबले में जो सरकारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई भी लॉस हो तो उसके अंदर गारंटी सरकार की होती है। इसकी वजह से जाहिर है कि इलेक्ट्रिक की वायबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है वो सरकारी इदारों से इसकी वायबिलिटी मुख्तलिफ है। तो ये मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए, और जाहिर है इस इशू की वजह से जो है वो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट जो है वो कुछ हद तक मुतासिर हुआ है। होपफुली मेरा ख्याल है हुकूमत इसको देखेगी किस तरह इस चीज को, मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है और इसको जो है वो देखना चाहिए। और मतलब जो टैरिफ है, अगर एक रियलिस्टिक टैरिफ नहीं होगा तो कोई भी मैनेजमेंट इस कंपनी को चलाना उनके लिए आसान नहीं होगा। सर, टैरिफ की आपने बात की है समी साहब, लेकिन टैरिफ के हवाले से जो 7.60 ₹7.60 की जो कमी है टैरिफ के अंदर, ये समझने में ये आ रहा है कि ये शायद आवाम के लिए नहीं होगी, ये बल्कि स्ट्रक्चरल मामलात जो हैं वो उसी के अंदर पैसे घूम जाएंगे। हुकूमत को तो शायद कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन अगर खबर पढ़कर मुझे ये लगे कि मेरे घर का बिजली का बिल ₹7.60 किसी न किसी तरीके से कम हो जाएगा, तो उसका तज्जिया ये आ रहा है कि शायद ऐसा होगा नहीं। आप की क्या राय है सर?
बिल्कुल ऐसे ही है, ये कंज्यूमर टैरिफ में तो कमी नहीं है, डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक को जो टैरिफ मिलेगा उसमें कमी है। तो पहले ऐसा था कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ अगर 39 रुपए था और हमारा जो यूनिफॉर्म टैरिफ है वो लगभग 34-35 रुपए के लगभग था। अब जो है वो के इलेक्ट्रिक का 32 रुपए हो गया है। तो अब के इलेक्ट्रिक को 32 रुपए मिलेंगे और बाकी जो ऊपर के पैसे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। यानी अब 35 रुपए अगर यूनिफॉर्म टैरिफ है और 32 रुपए अगर के इलेक्ट्रिक का टैरिफ है, तो 2.5 रुपए जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, जिससे उनकी सब्सिडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। पहले जो है वो उल्टा होना था, यानी के इलेक्ट्रिक को 39 रुपए मिलने थे और कंज्यूमर से रिकवर 35 रुपए होने थे, तो 4 रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने इनको देने थे। तो अब जो है फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी जो है वो सेविंग कर ली है सब्सिडी के अंदर, और जो है वो अब यहाँ से पैसे जो है जो कंज्यूमर से रिकवर होंगे वो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे और दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके लिए लोड कम होगा। यानी कि जो हमने लीड लगाई अखबारात में, हमने देखा कि आवाम के लिए खुशखबरी, वो गलत थी बात। मैं जरा रेहान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं समी साहब। रेहान साहब, के इलेक्ट्रिक के हवाले से सेंटीमेंट्स तो पब्लिक के यही हैं कि जाहिर है कि एक कंज्यूमर जो प्रोडक्ट जब होती है तो लोगों के एतराज़ात भी उसके ऊपर रहते हैं, फिर एक उम्मीद भी रहती है, फिर ख्वाहिश भी होती है कि मुफ्ती बिजली मिल जाए। ये बिल जब आता है तो गुस्सा आता है, हालांकि जिस तरह स्कूल की फ़ीस का वाउचर देख के भी लोग डिस्कम्फर्ट का शिकार होते हैं, हालांकि बच्चों को पढ़ा रहा है स्कूल, आपसे तयशुदा एक फ़ीस ले रहा है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है कि इलेक्ट्रिक ठीक है, गलत है, क्या है। लेकिन अगर हम मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उस इन्वेस्टमेंट कल्चर को गो के वो एक जुमला है कि जिसको समी साहब ये कहते हैं कि वो किसी और तनाजुर के अंदर है, कि जो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जिसमें उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ पर महफूज हैं। अल्लाह करे, उम्मीद यही है, दुआ भी यही है कि वो महफूज हो। लेकिन जब डिस्कोज की बात आती है, हम कहते हैं कि जिनको प्राइवेटाइज करें, अगर जो प्राइवेट डिस्को है वही डिस्कम्फर्ट हो रही हो, वही परेशान हो रही हो, तो क्या ये मुमकिन होता है कि मज़ीद सरमायाकारों को आप जो है वो अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकें? एक सनतकार इस हवाले से क्या समझता है? देखिए, पहले मैं एक पॉइंट को क्लियर कर दूं कि दो टैरिफ होते हैं। एक वो टैरिफ जो फेडरल गवर्नमेंट किसी डिस्को को या प्राइवेट कंपनी को देती है, जैसे के इलेक्ट्रिक को, हमारे केस में तो एक ही है। एक वो टैरिफ होता है और दूसरा कंज्यूमर एंड टैरिफ होता है। एक होता है डिस्को एंड टैरिफ जो फेडरल गवर्नमेंट और डिस्को के दरमियान होता है, दूसरा कंज्यूमर एंड टैरिफ होता है, वो पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म है। तो इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि डिस्कोस का टैरिफ 34 रुपीज है ऑलमोस्ट, और कंज्यूमर एंड टैरिफ मतलब, और कंज्यूमर एंड टैरिफ जो है उसको अभी जो है हमने डिफरेंट स्लैब्स में कन्वर्ट किया हुआ है। इंडस्ट्री के लिए वो भी 34 रुपीज ही पड़ता है। इस वक्त डिस्कोस का टैरिफ 34 रुपए है, और साथ में डिस्कोस जो हैं, डिस्कोस से मुराद ये है कि जो कंपनीज के इलेक्ट्रिक के अलावा 10 कंपनीज जो हमारी मुल्क में चल रही हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 500 अरब रुपए सालाना का लॉस भी करती हैं। डिस्कोस की टोटल सेल 1 लाख गीगावाट आवर है। आज अगर हम रियल इफेक्टिव टैरिफ को कैलकुलेट करें तो दैट इज अबाउट 39 रुपीज। उसकी कैलकुलेशन क्या है? 100,000 गीगावाट आवर, और जब 100 गीगावाट आवर की सेल करते हैं ये, तो उस पे 500 अरब रुपए का एवरेज लॉस है पिछले 3 साल का। तो ये 5 रुपए हम इस पे ऐड करेंगे 34 रुपए के ऊपर, तो ये 39 बन जाएगा। उसके मुकाबले में हमने के इलेक्ट्रिक को, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टर है और फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको हमने टैरिफ दिया 32.57, जो कि उस टैरिफ से अप्रोक्सीमेटली 7 रुपए कम है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसी पाकिस्तान के अंदर आप लॉस भी करें, वो भी कंज्यूमर फंड करेगा या टैक्स पेयर फंड करेगा। आप गवर्नमेंट ओन एंटिटी हैं, आप नुकसान भी करें, आपको खुली इजाजत भी है, आप रिकवरी भी ना करें और आप बिजली भी चोरी होने दें, लेकिन आपको खुली इजाजत है। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो इसी मुल्क में बिजली बेचेगा, तो हम उसको 32 रुपए 57 पैसे का आपसे 7 रुपए कम टैरिफ देंगे। दिस इज द रियलिटी। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मैं भी अगर कोई कारोबार कर रहा हूं और दूसरा आदमी भी कारोबार कर रहा है, तो क्या दोनों को अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए या हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोमोट करना चाहिए? अगर हम उसको प्रोमोट नहीं कर सकते तो हम कम से कम उसको डिस्कोस के बराबर तो टैरिफ दें, क्योंकि जो लॉसेज हैं वो के इलेक्ट्रिक के केस में वो प्राइवेटली तो फंड नहीं करेगा। यानी मैं और आप अगर नुकसान करते हैं, आपका चैनल अगर कारोबार में नुकसान करेगा, तो क्या गवर्नमेंट उसको बेल आउट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ओन पीटीवी अगर नुकसान करता है
उसको कौन फंड में, हम आज तक बीटीवी के पैसे देते रहे हैं। तो यही फर्क है डिस्को में और के इलेक्ट्रिक के अंदर। आपका चैनल नुकसान करेगा तो बंद हो जाएगा, उनका चैनल नुकसान करेगा तो वो चलता रहेगा, उसको सब्सिडी दे दे के चलाते रहेंगे, सरचार्ज लगा लगा के चलाते रहेंगे। लेकिन सर यहाँ पर मामला ये है कि हम उन तमाम चीज़ों को भी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, हम उसको जो है वो डीनेशनलाइज करना चाहते हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट के फोल्ड के अंदर हो। तो आप जब एक जानिब डिस्क्रिमिनेशन करेंगे किसी प्राइवेट इदारे के साथ, तो क्या कोई और खरीदने वाला बनेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मुझे पेमरा के जरिए नोटिस भेजें और पीटीवी वही खबर चलाए, उसको कुछ ना कहा जाए, फिर आप ये सोचें कि पीटीवी कोई खरीद लेगा। वो कोई क्यों खरीदेगा? नहीं, उसमें एक बात हो सकती है कि अगर आप उस कारोबार को, यानी टीवी के कारोबार, टीवी चैनल के कारोबार को इतना खराब कर दें कि तमाम टीवी चैनल्स मिट्टी के भाव बिकना शुरू हो जाएं। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? जी 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 जी। मतलब एक प्राइवेट इन्वेस्टर के कारोबार को आप इतना लेट डाउन कर दें, इतना उसके अंदर नुकसान पहुंचा दें कि कोई और इन्वेस्टर आए नहीं, और जब कोई और इन्वेस्टर, मतलब कोई खास इन्वेस्टर अगर आ जाए तो फिर ऑटोमेटिकली उस कारोबार को आप ठीक कर देंगे, टैरिफ ठीक कर देंगे, और उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये क्या हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा? पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ क्या पहले? भैया इसका मतलब ये कंट्रोवर्सी की तरफ ये बात जाएगी, और कंट्रोवर्सी है इसके अंदर। मैं जरा देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि कंट्रोवर्सी है या नहीं है, लेकिन देखें पाकिस्तान में पहले भी ये सारी चीजें होती रही हैं। मैं तो समझता हूं गवर्नमेंट को इसको फौरी तौर पे ठीक करना चाहिए। मुल्क की रेपुटेशन का सवाल है, और ये देखें 39 और 32 का फर्क बहुत बड़ा फर्क है। और मैं समझता हूं कि कराची के अवाम को अगर ये 85 अरब का जिस तरह ही कह रहे हैं, और ये 3 बड़े रिसर्च हाउसेस ने भी कह दिया है कि हम 85 अरब का नुकसान करेंगे, के इलेक्ट्रिक 85 अरब का नुकसान करेगी, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि ये कंपनी चला पाएंगे? 2 साल बाद क्या कराची में इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? 50% एक्सपोर्ट है, 50% टैक्स पेइंग सिटी जो है, क्या यहाँ इंडस्ट्री को बंद कर दें फिर हम अपनी? देखिए, हम के इलेक्ट्रिक की फेवर नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रीजनेबल टैरिफ की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी आप के इलेक्ट्रिक को मुफ्त में बिजली दे दें, या के इलेक्ट्रिक नुकसान करती रहे और फेडरल गवर्नमेंट के पैसे खाती रहे और हर जगह सब्सिडी मांगती रहे। हम ये कह रहे हैं आप एक इंस्टीट्यूशन को अपने पैरों पे खड़ा होने दें और रीजनेबल टैरिफ दें। जो टैरिफ डिस्कोस के लॉसेस के बाद बनता है, वही टैरिफ के इलेक्ट्रिक को मिलना चाहिए। कराची इज मिनी पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं रेहान साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं। सर, इंपॉर्टेंट एक बड़ा सवाल ये है कि एक वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया है, मेरा ख्याल FPCCI का कोई वफ्द मिला था, मुतालबा भी उनका सामने आया था पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि सनत और ज़राअत के लिए 3 साल के लिए बिजली के नर्ख जो है वो उसको हम लॉक कर देंगे, या उसको जो हम जामिद कर देंगे, या उसको हम फिक्स कर देंगे, कोई भी लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल कर लें। समी साहब, आप समझते हैं कि क्या इससे जो मिल ओनर्स हैं या सनतकार हैं उनके मसाइल हल हो जाएंगे, उनको जो है वो कम्पीट करने का मौका मिल सकेगा? फिर एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब एक US टैरिफ भी हमारे सामने है, और मेन हम जब बात करते हैं पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स की, तो US भी एक उसके अंदर गारमेंट्स का एक बड़ा जो है वो बाइंग मार्केट होता है। उसमें जब आप किसी मिल ओनर से पूछें, मैं रेहान साहब की तरफ भी ज़रूर जाऊँगा, तो वो ये कहते हैं कि जी आप कहीं पर अगर इसको जो है वो फिक्स करेंगे, रेट को ठीक करेंगे, तो ही आगे जाएगा। और फिर हम ज़राअत के हवाले से भी यही बात सुनते आते हैं कि जी ज़राअत में ट्यूबवेल के लिए और फलां के लिए, मतलब बड़ी इसके ऊपर बातें। तो सर, ये गवर्नमेंट का काम क्या आने वाले 3 सालों के अंदर हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने का सबब बनेगा? मेरा ख्याल है कि बिजली की कीमत जाहिर एक बहुत बड़ा इशू है, और अगर ये जो स्कीम है इससे अगर लोग फायदा उठा पाते हैं तो जाहिर है इसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिनेरियो में ये कहें कि सिर्फ इस स्टेप से अगर हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए और टैक्स कलेक्शन भी इम्प्रूव हो जाए, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाए, तो ये मेरा ख्याल है ये थोड़ा फार फेच्ड है। लेकिन ये कि ओवरऑल जाहिर है कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ तो जाएगा अगर ये स्कीम कामयाब होती है। लोग इसके थ्रू अपने यूनिट कंजम्पशन बढ़ाते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बढ़ती है, क्योंकि आपने देखा है पिछले 3 साल से 2022 के बाद 23, 24, 25 तीनों साल जो है वो बिजली की जो है वो कंजम्पशन भी कम हुई है, हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की भी कम हुई है, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नीचे की तरफ ही आई है। तो अगर होपफुली हम इस बात को रिवर्स कर सकें इस स्कीम के थ्रू, या कम से कम जो डिक्लाइन है उसको ही कम कर पाए, तो ही मेरा ख्याल है काफी इसके अंदर जो है वो ये बात खुश आइंद होगी। आप क्या समझते हैं रेहान साहब, क्या कुछ पॉसिबल हो पाएगा? क्या ये राइट डायरेक्शन की तरफ कोई स्टेप है? देखिए, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर है ना, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ये बहुत कर रहे हैं, और बहुत जितना IMF की परमिशन में और एम्बिट में रह के
जितना ये पुश करते हैं उतना कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे एक कॉमन सेंस की बात बता दें। बल्कि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मईशत की जो ग्रोथ है वो 3% है, और पैकेज इस तरह डिजाइन हुआ है कि अगर आप 25% ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको 2 रुपए यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 50% ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो 5 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और आप 100% बिजली ज्यादा किसी सनत में कंज्यूम करेंगे तो आपको 7 रुपए यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा उन यूनिट्स के ऊपर जो मतलब आपके एडिशनल यूनिट्स होंगे। यानी उन यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद ओवरऑल आपको 2, 5 और 7 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। रेहान साहब एक सिर्फ मैं इसमें एडिशनल एक बात कह दूंगा सर, ये उससे बेहतर नहीं है कि हम जितने ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते थे उतना ज्यादा रेट होता था? मुझे देखिए उस तरफ आने दें जरा पहले। सर जब गवर्नमेंट की अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक मईशत 3% के हिसाब से बढ़ रही है तो मैं 25% बिजली ज्यादा कैसे कंज्यूम करूंगा? पहले तो आप मुझे ये समझें, जब ग्रोथ ही 3% है तो मैं 25% बिजली की कॉस्ट तो भाई 15% से 50% होती है इंडस्ट्री के अंदर। अब अगर वो 50%, 60% जो भी अगर किसी बहुत एनर्जी हेक्टिक किस्म की इंडस्ट्री में भी है, उसको अपनी सेल डबल करनी पड़ेगी, उसके लिए वो पैसे कहां से लाएगा और बेचेगा किसको जाके, जब ग्रोथ ही नहीं है आपके पास। तो आपको सिर्फ बिजली की कीमत को अगर कम करना है तो बुनियादी कीमत को कम कीजिए, बाकी आप लाए हैं इंक्रीमेंटल पैकेज, ये इंशाल्लाह मुफीद होगा, कुछ ना कुछ इससे कंजम्पशन जरूर बढ़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट मैं नहीं देख रहा हूं। और इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि एग्रीकल्चर के अंदर ये पैकेज देने की मेरे ख्याल में मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या आप जितने एकड़ आपके पास जमीन है आपने उसको पानी तो उतना ही लगाना है ट्यूबवेल से, क्या आप उसमें क्या पानी ज्यादा लगा के ज्यादा सोलर से शायद लोग लगा रहे हो ना, तो अगर बिजली सस्ती मिल जाए तो शायद इससे लगा ले। सोलर से बिजली आपको एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद फ्री में मिलती है आपको बिजली। बल्कि अब तो अगर रेहान साहब मैं गलत नहीं हूं तो मैं देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर और बड़ी बड़ी रेडियो के ऊपर वो लगे हुए सोलर सिस्टम, वो किराए पे मिलते हैं वहाँ मुख्तलिफ गाँवों के अंदर, कि आप जाएं और किराए पे, जिस तरह मशीनरी किराए पे ली जाती है। ग्रिड इज इन कंपटीशन विद सोलर। इस बात को समझने में भी 3 साल लग गए हैं, और भी हम 3 साल तक और समझ नहीं पाएंगे। बाय द टाइम जब तक देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बिजली की कीमत को कम कर दें और बिजली को ज्यादा बेच लें, या फिर यही पैसे लोग सोलर में लगा के ना प्रोडक्शन में लगाएं, ना मईशत में लगाएं, ना मशीनरी में लगाएं और ना कारोबार में लगाएं। तो हर आदमी सिर्फ सोलर लगाएगा और उससे ग्रिड आपका और महंगा होगा। ये तो अब गवर्नमेंट का फैसला है कि वो क्या चाहती है कि अब लोग इस पैसे को इंडस्ट्री में लगाएं, उससे मशीनें लगा के कंजम्पशन बढ़ाएं, या फिर जाके सोलर बढ़ा लें। एक आखिरी चीज पे अगर आप रेहान साहब बता दें, मैंने खिताम की तरफ जाना है, मैं समी साहब की तरफ फिर आऊंगा इसी मामले के ऊपर। सर, अफगानिस्तान के साथ इस वक्त ट्रेड जो है वो मुअत्तल है, तो क्या पाकिस्तान को भी इसका कोई बड़ा नुकसान होगा? मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख्याल है कि पाकिस्तान को इसका कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। और डॉलर भी रुकेगा हमारा, जिस तरह से स्मगल हो रहा था। जाहिर सी बात है जी, हर चीज आपकी रुकेगी, क्योंकि आप बेसिकली आप 2 इकोनॉमीज चला रहे थे, एक आपकी अपनी इकोनॉमी और एक अफगानिस्तान की इकोनॉमी। ठीक हो गया। समी साहब, आप क्या समझते हैं, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड मुअत्तल हुई है, डॉलर रेट नीचे आएगा, रुपया मुस्तहकम होगा, और भी चीजों पे फर्क पड़ेगा, फायदा होगा पाकिस्तान को, या लॉन्ग टर्म में नुकसान है? मेरा ख्याल है नेट बैलेंस ही होगा। आप अगर कुछ चीजें उनसे खरीदते थे, कुछ उनको बेचते थे, जाहिर है डॉलर की सप्लाई का तो एक इशू है, लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता कि पैरिटी में भी कोई इतना चेंज होगा। लेकिन ये कि जैसे कुछ सब्जियां हैं और फल हैं जो कि वहां से आ रहे थे, उनकी कीमतों में हमने अभी सर्च तो देखा है। अब कुछ तो ऐसी हैं जो यहाँ पे शायद रुक जाएंगी और सप्लाई डिमांड पैटर्न थोड़े टाइम में एडजस्ट हो जाएगा। कुछ शायद ऐसी हैं जो शायद यहाँ पे उग ना पाए और उस तरह से उनकी प्रोडक्शन ना आ पाए, तो हमें या तो उन पे कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा उनकी खपत के ऊपर, या फिर जो है वो कीमत ज्यादा रखनी पड़ेगी कुछ टाइम के, वो किसी और जगह से फिर जो है वो आना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब मेरे साथ मौजूद थे, रेहान जावेद साहब मेरे साथ मौजूद थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो सकी, ख़ास तौर पे पावर से रिलेटेड जो मामला थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डिस्कोर्स की जब तक निचकारी नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले इसी तरह दबा रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, हमारे वज़ीर ख़जाना ने एक टीवी इंटरव्यू दिया, उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जन्नत बन चुका है या महफूज बन चुका है। चलें, जन्नत का लफ्ज़ बहुत एक्सट्रीम पे आ जाएगा, उन्होंने कहा महफूज बन चुका है। साथ ही उनसे जब सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान से मल्टी नेशनल कंपनियों का इनखला क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये आलमी हालात की वजह से, उनकी स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान के हालात का शायद उसमें किरदार बहुत थोड़ा है। तो इन दोनों चीज़ों को सर आप कैसे अपने तज्जिए के अल्फाज में डालेंगे?
बहुत शुक्रिया। ये बुनियादी तौर पर ये सियासी बयानात हैं और मईशत के डिस्कशन में इनकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आप 25-30 साल पहले के बयानात देखें तो उस वक्त भी कहा गया था कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों के लिए जन्नत है। लेकिन सर वो एक सियासी आदमी नहीं है जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ औरंगजेब साहब, वो एक बैंकर हैं, आप ही के कबीले से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, बैंकर जरूर हैं, लेकिन जब हुकूमत में आ गए तो जो उनको बताया जाता है, जो वज़ारत ख़जाना की तरफ से ब्रीफिंग दी जाती है, कैबिनेट में जो डिस्कशन होता है, IMF के साथ जो डिस्कशन होता है, उसमें अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी पर पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। तो उसके नतीजे में यही बयान देना है, वरना इस वहदत पर वो कायम नहीं रहेंगे। हम तो ये देखते हैं कि स्टेट बैंक के जो आदाद शुमार हैं, हम तो जो है हुकूमत पाकिस्तान के जो आदाद शुमार हैं, अगर वो इस तरफ रुझान की तरफ इशारा कर रहे हैं तो सही है, लेकिन बदकिस्मती से अभी जो आदाद शुमार आए हैं उसमें FDI जुलाई से सितंबर तक में जबरदस्त कमी हुई है। अब अगर ये हुकूमत कह रही है तो फिर वो कुछ भी कहते रहे, उसकी तो अहमियत खत्म होगी ना। तो मेरा तो कहना यही है कि आप महंगाई बढ़ रही है, शरह नमू सुस्त हो रही है, रिजर्व्स आपके बढ़ नहीं रहे हैं, आप जो है रुपए की कदर में दबाव का शिकार है, तिजारती खसारा बेतहाशा बढ़ा है इन 3 महीनों में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नौबत ये आ गई है कि अगर किसी मुल्क में, मैं तो एक क्राइटेरिया देखता हूँ कि हमें आलमी मालियाती इदारों से जो भी पैसा मिल रहा है, कर्जे मिल रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी हम अपने बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकते तो हम कहते हैं जी दोस्त ममालिक के जो फंड्स हैं वो रोल ओवर कर दें, वो भी हो गए, फिर भी आप बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सके तो फिर आप परेशान को सरमायाकारी करते हैं। कभी आप वीमेन बैंक जैसी बैंक को फरोख्त करने की बात करते हैं, बल्कि फरोख्त कर देते हैं औने पौने, और इस तरह फरोख्त किया कि कोई जो है ना नेगोशिएशंस नहीं हुए। मैं तो ये थोड़ा सा इजाजत दे दे, एक जुमला बोल दूं, मैं बड़े अरसे से ये कह रहा था कि अगर आपको गुर्बत खत्म करनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, तो वीमेन बैंक की 300 ब्रांचेस खोल दें और उनसे ये कहें कि वो माइक्रो फाइनेंस दें, किसानों को दें, मैकेनिक को दें। वुमेन बैंक की क्यों दे सर? नेशनल बैंक है ना, वुमेन बैंक की क्यों दे? नहीं, हुकूमत तो मेरा कहना यह था कि ये हुकूमती शोबे में तो है ना आप, और ये ब्रांचेस खोल के आप अगर मुल्क से गुर्बत खत्म कर सकते हैं तो जो पैसा आप बेनजीर इनकम सपोर्ट में जाये कर रहे हैं वो अब यहाँ कर्जों की शक्ल में दें तो पाकिस्तान की तो किस्मत बदल जाएगी। आप ये देखिए ना कि अगर 2 लाख 3 लाख रुपए मिसाल के तौर पर वीमेन बैंक से आप कर्जे दिलाते हैं एक खातून को, और उसको ये कहते हैं कि बैंक को 20% चाहिए होता है, वो अपना पैसा लेके आए, वो आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दे दें, और क्या ये बाद में माफ हो जाएगा अगर आप कर्जे अदा कर दें? तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 अरब रुपए आप बेनजीर इनकम सपोर्ट से निकालते हैं तो उसको 1200 अरब रुपए मिल जाएंगे लोगों को, तो 2-3 साल में तो उद्बत खत्म हो जाएगी। फिर मुझे तो, मैं मगरिब में जब मैं नौकरियां करता था तो मगरिबी माहिरीन से बात होती थी, जाहिर इस्लाम के लिए बायस थे, लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे एक माहिर ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे ये तस्लीम ना किया हो कि रुए जमीन पर गुर्बत के खात्मे, बेरोजगारी के लिए ज़कात से कोई बड़ा बेहतर निज़ाम मौजूद नहीं है। जब मैं उनको बताता था कि इस तरीके से है, ज़कात की ये पोटेंशियलिटी हमारे मुल्क की है, इस्लामी मुल्क जहाँ पर के तेल की दौलत है उन्हें भी ज़कात देनी है, लेकिन वहाँ पर वो आबादी कम है, तो वो ज़कात के पैसे से इस्लामी मुल्कों में सरमायाकारी करें और इंडस्ट्री बनाएं और उसकी मिल्कियत उनको दें और फिर उसको इंपोर्ट कर लें तो उनका भी फायदा हो जाएगा। तो वो कहते थे इससे अजीम शान निज़ाम तो नहीं है। मेरा एक जवाब होता था कि ये डिवाइन निज़ाम है, इंसान का बनाया हुआ नहीं है, हम उसमें भी अमल नहीं करना चाहते। तो ये बड़ा अच्छा मौका था हमारे लिए। सर आपने बैंकिंग की बात की, आपने भी एक किताब सर लिखी है बैंकिंग के हवाले से, अभी 30 सितंबर को मेरा ख्याल है वो जो उसकी रोनुमाई हुई है। सर ऐसा क्या आपने किताब में जो है वो नया फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर के जो पहले से लोगों को मालूम नहीं थी, और फिर पाकिस्तान में हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके के ऊपर एक तारीख भी रखी गई कि पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम सूद से निकल कर जो है वो गैर सूदी बैंकारी की तरफ चला जाएगा। तो आपकी किताब में ऐसा क्या ख़ास है कि जो उस 26वीं आईनी तरमीम के बाद होने वाले फैसले को भी मज़ीद जो है वो नुमायां करे? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अहम नुक्ता है आपका। मैं आपसे एक बात कह दूं, 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये कहा गया है कि आप 2027 तक पाकिस्तान से सूद का खात्मा कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि मैं गारंटी करने के लिए तैयार हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या नजरिए जरूरत को कुरानी अहकामात को रिजेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
यानी आप नजरिया जरूरत के तहत जो है वो हुकूमतों को, फौजी हुकूमतों को एंडोर्स करते रहे, सही है। लेकिन 1992 में जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जजमेंट था उसमें भी यही कहा गया था, भाई कुरान ने तो मना कर दिया कि आप कल से सूद नहीं ले सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज दिया था आखिरी, उसमें भी कहा था आज से तमाम सौदे बातिल हो गए। तो उन्होंने ये कहा था कि 1992 की हम डेट दे रहे हैं, इस तारीख तक अमले की तरबियत कर दें, ऑडिट का निज़ाम बना लें, ताज़िरों को बदल दें, कानून बदल लें। वो फिर उसको बाद में 2002 तक तोसी की गई। अब 2002 के बाद फिर ये कहा गया ये नजरिया जरूरत के तहत है, तैयारियों के लिए, इसमें मजीद गुंजाइश नहीं है। तो मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, दुनिया भर के मुफ्तियान कराम जमा हो जाएं तो वो 2002 के बाद से मजीद तोसी नहीं दे सकते कुरान के अहकामात की मौजूदगी में। तो मेरे मुल्क की पार्लियामेंट को क्या इख्तियार हासिल है कि जो दुनिया भर के मुफ्ती नहीं दे सकते वो कुरानी अहकामात के खिलाफ कर दें, और फिर दीनी और मजहबी जमातें जो हैं वो उसकी तो करें। आप या तो बता दें कि भैया कुरान के अहकामात के खिलाफ नहीं है, नंबर एक। दूसरे, मैंने साबित किया है उनकी बैलेंस शीटों से कि जो सूदी बैंक्स हैं वो इस्तेहसाल कर रहे हैं डिपॉजिटर्स का, लेकिन कोई जय्यद आलिम दीन ये नहीं कह सकता कि इस्लामी बैंकों ने ज्यादा इस्तेहसाल नहीं किया, और इस्लाम तो इस्तेहसाल के खिलाफ है। तीसरी बात आम जो मैंने कही थी वो ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसका 300 से ज्यादा पुरानी आयात हैं। तो क्या एक ऐसा बैंक जो कि जिसको आप बिला सूदी शायद कह सकते, उनको आप इस्लामी बैंक भी कह सकते हैं? इस्लामी बैंक के लिए इस्लाम का माशी निजाम आएगा, और ये तो सूदी भी इसलिए नहीं है कि इसमें सूद शामिल है। तो मेरा नुक्ता ये है कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा कहें ये गैर सूदी बैंक हैं, ये बिला सूदी बैंक हैं, मगर इसमें सूद आ गया है तो हम इस सूद को निकाल देंगे। आप इसको इस्लामी बैंक कह के इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरा इस्लाम का, मैंने 300 से ज्यादा कुरानी आयत मैंने पढ़ी हैं जहाँ ये मौजूद है कि क्या अहकामात हैं और शरीयत का मकसद क्या है, तो इसको आप इस्लामी बैंक नहीं कह सकते। और चौथी ये है कि कोई पाकिस्तान का आलिम दीन मुफ्ती ये इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस्लामी बैंक खातेदारों को अपने मुनाफे में शरीक नहीं कर रहे और सूदी बैंकों से कम मुनाफा दे रहे हैं और अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं। उसकी मिसाल दी है कि 2021 में उनका मुनाफा था 96 अरब एक साल में, 2024 में एक साल में 500 अरब हो गया या 450 अरब हो गया। ये इतना मुनाफा तो दुनिया में नहीं होता। मगर जो आखिरी बात मैंने ये कही है कि आप ये बात तय कर लें कि ये इस्लामी बैंकारी जो है वो इस्लामी निज़ाम मईशत का हिस्सा है। अगर आपके मुल्क में मईशत की बात करूँ वो दस्तावेजी नहीं है मईशत, और खुद हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं 15,000 अरब रुपए साल कम वसूल कर रहे हैं, कैश का कारोबार हो रहा है। और तो फिर ये नफा नुकसान में शिरकत का जो कि इस्लामी बैंकिंग की बुनियाद है उस पर कैसे करेंगे? तमाम जय्यद उलमा ये कहते रहे थे कि इस्लामी बैंकारी की जो बुनियाद है वो बुनियाद होगी नफा नुकसान में शिरकत। अब जो स्टेट बैंक के आदत शुमार आए हैं 2024 के, उसमें सिर्फ 12.8% उन्होंने कहा है हमने मुशारका किया है, बाकी वो हैं जिनके मुताबिक शुबात हैं। तो ये तो कोई जितने जय्यद उलमा है विदाउट एक्सेप्शन उन्होंने जो बातें की थी ये उसके खिलाफ है। तो ये तो मेरा बुनियादी नुक्ता ये था कि पहले तो आप इन सूदी बैंकों को हैं उनको इस्लामी बनाएं, बनाने से पहले उनको अच्छा बैंक तो बना लें, वो तो इस्तेहसाल कर रहे हैं। और जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद मुल्क की क़वानीन को आप बदलें, टैक्सों का निज़ाम को बदलें। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी शरह सूद की घूमती है, हर प्रोग्राम में आप डिस्कस करते हैं जी शरह सूद कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो इस्लाम में कहाँ से शरह सूद आएगा? तो मैं आप कानून बदलते हैं। एक जुमला और कह दूं, 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है 5 करोड़ में बेचते हैं तो वो कैसे प्रॉफिट लॉस हो जाएगा? दुकानदार कैश में वो नहीं देते। इसका मतलब ये कि 2027 में करने का कोई इरादा नहीं है। फिर एक और मसला खड़ा हो जाएगा, फिर एक जिम्मेदारी है अदलिया की। एक जुमला मैं आपको बता दूं, हमारी अदलिया ने आज तक ये फैसला नहीं दिया 1991 से अब तक कि इस्लाम में सूद भी हराम है, क्योंकि कुरान ने तो रिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो फैसला ही नहीं दे पाए। और उसमें बेतहाशा मुतनाज़ा उमूर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपील में पड़े हुए हैं। 2022 से अब तक उन्होंने हियरिंग भी शुरू नहीं की। तो जब 2027 आएगा तो बहुत से मुकदमे आ जाएंगे कि आप हियरिंग करें, इसमें ये चीजें तयशुदा हैं। और मैं आपको एक जुमला बता दूं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन जो थे, जो अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, वो मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे और मैंने उनको खराबियां बताई तो उन्होंने ये कहा कि आपकी बातें इंतहा कीमती हैं, जब तक ये नहीं होगा इस्लामी बैंकारी का निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि 2027 का इंतजार करने के बजाय जो 24 सिफारिशात मैंने दी हैं उस पर अमल दरामद करें, क्योंकि मेरा ईमान ये है
कि अल्लाह ताला ने अगर एक निज़ाम दिया है तो हर दौर में काबिल अमल है, उस पर अमल करें, लीपापोती ना करें, उससे इस्लाम का भी नुकसान होगा, बैंकारी का भी नुकसान होगा और पाकिस्तान का नुकसान। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, एक चीज़ सर और फरमा दीजिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो एक ट्रांजिट ट्रेड का एक मुआहदा है, उस पर अभी फ़िलहाल अमल दरामद नहीं है। हम वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं, वो कुछ चीज़ें हमें बेचते हैं, हम कुछ चीज़ें उनको बेचते हैं, ये भी ट्रेड बंद है। तो इससे पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान है, अफगानिस्तान को ज़्यादा नुकसान है? पाकिस्तान किसी चार्टर की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा अगर इस तरीके इसको मुस्तकिल रखा जाए? आज मुज़ाकरात भी हो ही रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कौमी सलामती से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि हम ये तस्लीम कर लें कि 9/11 से अब तक हमने जो बेतहाशा गलतियां की हैं डॉलर के हुसूल के लिए और इक़्तिदार को तूल देने के लिए अमरीकी आशीर्वाद को लेने के लिए जो गलतियां की हैं, उसका मुंतकी नतीजा है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे दूं कि मुल्ला ज़ईफ हमारे अफगानिस्तान के यहाँ सफ़ीर थे सर। जब फॉल हुआ हुकूमत तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक खत लिखा पाकिस्तान को कि ये सफ़ीर साहब जो हैं जिनेवा कन्वेंशन के तहत जब तक वो पाकिस्तान से चले नहीं जाते आप उनको सिफारती इज्जत दें। लेकिन हमने उनको जो है वो हवाले कर दिया अमरीकी फौजों के, उन्होंने किताब लिख दी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान की हुकूमत शुरू दिन से पाकिस्तान के खिलाफ रही है सिवाय एक मुख्तसर दौर के। और मुझे याद है जब हमारा मुल्ला उमर का दौर था और अफगानिस्तान हमारे ताल्लुकात हमारे अच्छे थे तो भारत हमारे साथ कशमकश हो रही थी, हमेशा का दुश्मन है। तो मुल्ला उमर ने एक बयान जारी किया, उन्होंने पाकिस्तान से कहा जनाब हम आपके सिपाही हैं, मगरिबी सरहद पर हम मौजूद हैं, आप समझे हम हैं, आपकी फौज है, आप यहाँ से फौज हटा के भारत से लड़ाई करें, ये था। लेकिन जब जुलाई 21 में अमरीकी फौजें वहां से जा रही थी और पाकिस्तान में मुल्ला हजरात भी फतेह मुबीन का नारा लगा रहे थे, उसी वक्त मैंने एक तहरीर लिखी थी जो छपी हुई है, और ये है कि ये एक साजिश हुई है, अमरीकी हिकमत अमली है, इसके नतीजे में पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब होंगे, दहशतगर्दी बढ़ेगी। वही हिकमत अमली अमरीका की थी जो आज है। ये सारी चीजें जुलाई 21 में तहरीर शुदा हैं जो आज सामने आ रही हैं। तो ये हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। लेकिन अब जब तक अफगानिस्तान हमें एश्योरेंस मुकम्मल नहीं दे देता कि वहां से दहशतगर्दी नहीं होगी, माशी नुकसान की कोई अहमियत नहीं है, महंगाई भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कौमी सलामती से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है। मईशत तो ठीक ठीक हो जाएगी लेकिन सलामती का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद थे। बड़ा खूबसूरत जुमला था आखिर में, मुझे भी बड़ा पसंद आया कि कौमी सलामती से बढ़कर कोई तिजारत नहीं है। डॉक्टर साहब के इसी जुमले के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।